हमारा आज का अभी का जो नया टॉपिक है वो टॉपिक है कि एक तो वाष्प दाब और वाष्प दाब को कोरिलेट करता हुआ राउल्ट का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है विलियन वाले चैप्टर में से कि राउल्ट का नियम क्या है और राउल्ट के नियम का गणितीय रूप लिखना है। उससे रिलेटेड हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को पढ़ना रहता है जिसको कहते हैं हम लोग वाष्प दाब। वाष्प दाब किसको कहते हैं कि यदि अगर हम किसी द्रव को, जो द्रव रहता है उस द्रव को एक बेलजार के अंदर, एक बीकर के अंदर भर देते हैं और उसके ऊपर बेलजार ढक देते हैं या किसी से उसको ढक दिया जाता है और उसको हल्का हल्का टेम्परेचर दिया जाता है, तो यह द्रव जो रहता है, इस द्रव के पार्टिकल्स जो रहते हैं गतिज ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प अवस्था में आ जाते हैं। वो आ जाते हैं वाष्प अवस्था में, द्रव के कण वाष्प अवस्था में आ जाते हैं। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं वाष्पन। द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। तो ये क्रिया वाष्पीकरण की क्रिया कहलाती है या वाष्पन की क्रिया कहलाती है। वाष्प बनती है, उसके बाद में अगर चूंकि ये बंद पात्र है इसलिए इसका कण बाहर की ओर नहीं जा सकते, तो यही कण वापस धीरे धीरे संघनित होते हैं, ठंडे होकर संघनित होते हैं, तो ऊपर से वापस नीचे की ओर गिरने लगते हैं। तो संघनन का मतलब होता है कि वाष्प का वापस द्रव के अंदर कन्वर्जन हो जाता है, संघनन होने लगता है। तो एक स्थिति ऐसी आती है जिसके अंदर वाष्पन और संघनन की क्रिया जो रहती है साम्य अवस्था प्राप्त कर लेती है। साम्य की इस स्थिति के अंदर जब वाष्पन और संघनन की क्रिया जब साम्य पर हो जाती है तो स्थिर ताप पर इसमें जो वाष्प के कणों के द्वारा वाष्प के इसी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में गए हुए वाष्प कणों के द्वारा इसी की सतह पर जो दाब लगाया जाता है, सतह पर जो प्रेशर किया जाता है, दबाव लगाया जाता है, इस दाब को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब। द्रव का वाष्प अवस्था में आकर उसी की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। यह वाष्प दाब द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर द्रव जल्दी से वाष्पशील होने वाला पदार्थ होता है तो वह शीघ्र ही वाष्प दाब को बढ़ाता है। जैसे कि अगर पेट्रोल डीजल जो रहते हैं, पेट्रोल जो रहता है वो जल्दी से वाष्पशील होने वाला एक द्रव होता है, तो अगर हम लोग उसको किसी बंद पात्र के अंदर रखते हैं तो उसके खुद के पार्टिकल बहुत जल्दी से वाष्प बन जाते हैं, उसी की सतह पर दबाव लगाने लगते हैं, तो उसके लिए वाष्प दाब का मान कम होता है और वाष्प दाब का मान बढ़ जाता है। और क्वथनांक जो इससे कोरिलेटेड एक टॉपिक होता है, क्वथनांक जो रहता है वह उसका घट जाता है, तो इसके लिए इसको हम लोग वाष्प दाब कह रहे हैं। अब एक बार और वाष्प दाब से रिलेटेड जानकारी जिसको हम लोग को रिलेट करते हैं राउल्ट के नियम से, कि राउल्ट ने इसी से संबंधित अपने नियम विलयनों के लिए लिया था। ये एक घटक के लिए कहा कि ये एक ही घटक है कि विलायक है या फिर जो द्रव है उस द्रव का वाष्प अवस्था में बदलकर उसी की सतह पर लगाया गया दाब। लेकिन राउल्ट ने कहा है कि अगर हम लोग, इसने दो नियम दिए, एक तो दोनों द्रव अगर मिश्रणीय है, दो घटक विलय विलायक दोनों को हम लोग ले रहे हैं, माना कि विलय विलायक एक ए है और दूसरा बी है, दोनों वाष्पशील पदार्थ होते हैं, दोनों वेपर बन सकते हैं। दोनों अगर वाष्पशील होते हैं तो दोनों को अगर हम लोग मिलाएंगे ए और बी को, तो दोनों के घटक जो रहेंगे ये दोनों जल्दी से वाष्प बनाएंगे। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक विलायक जो रहे, बी पार्ट हम लोग मान लें कि ये विलायक के लिए है, तो विलायक जो रहेगा ये विलायक वाष्पशील रहे और इसके अंदर मिलाया गया जो द्रव रहेगा, दूसरा द्रव हो सकता है वह या ठोस पदार्थ हो, तो वह कैसा है, वह अवाष्पशील है। तो अगर अवाष्पशील रहता है तो इसके अंदर अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो ये इसका वाष्प नहीं बनाता है। इसके अंदर दोनों पदार्थ अगर वाष्प बनाते हैं तो यहाँ पर जब दोनों पदार्थ वाष्प बनाते हैं तो टोटल विलयन का वाष्प दाब दोनों घटकों के वाष्प दाबों के योग के बराबर रहता है। इससे संबंधित राउल्ट ने एक नियम जो इसके लिए दिया, फर्स्ट हम लोग इसके लिए पढ़ेंगे, फिर सेकंड इसके लिए गणितीय रूप पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट हम लोग जो इसके लिए पढ़ रहे हैं कि वाष्प दाब जो दो मिश्रणीय द्रव जो दोनों ही वाष्प बना सकते हैं, उसके लिए है कि प्रत्येक घटक का वाष्प दाब, एक घटक जो दो घटक थे उनमें से एक घटक का वाष्प दाब उसी घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। कि उसका जो मोल अंश होता है जिसको हम लोग XA कह रहे हैं, यहाँ पर XA बराबर एक घटक जो रहता है, एक घटक का मोल अंश है, इस मोल अंश के समानुपाती रहता है। ये समानुपाती का हमने साइन लगा रखा। इस समानुपाती को जब हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पर K एक स्थिरांक लेते हैं और यदि हम लोग इसमें माने कि यदि एक ही विलायक है, ए और बी में से हम लोग अगर एक ही पदार्थ को माने, एक ही पदार्थ जो वाष्पशील है, तो अगर हम लोग उसको मानते हैं तो ऐसी स्थिति में XA प्लस XB मतलब
जितने भी मोल अंश लेते हैं, मोल अंशों का योग का मान जो रहता है वह 1 रहता है। तो चूंकि यहाँ पर हमने विलेय और विलायक एक ही मान लिया है, तो उसके लिए इसका मान 1 हो जाता है। इस स्थिति में x के बराबर 1 हो जाता है, क्योंकि x b का मान 0 हो गया है, एक ही घटक हमने लिया है इसलिए। तो यहाँ पर जो p नॉट a, इसके अंदर अगर हम लोग मान लगाएंगे, ये वाला x a का मान यहाँ पर लगाए, इसका मान 1 हो गया। तो इसको अब हम लोग एक के लिए ले रहे हैं, इसलिए शुद्ध अवस्था में लेने की वजह से इसको हम लोग पी नोट में लिखते हैं। पी नोट ए इक्वल टू के हो जाता है। और इस के का मान अगर हम लोग इसमें लगाएं, इस समीकरण के अंदर अगर हम लोग के का मान लगा देते हैं इसमें, तो हमारे पास में नई समीकरण बनती है। वो इस तरह से बनती है कि पी ए बराबर पी नोट ए, पी नोट ए के की जगह पर अपने उन्होंने पी नोट ए लिख दिया इंटू एक्स ए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को हम लोग आगे की साइड पर लिखेंगे। अगर हमने घटक ए को ही माना है तो हम लोग इस केस में लिखेंगे इसका वाष्प दाब। और अगर हम लोग बी घटक को मानते हैं, क्योंकि दोनों वाष्पशील है, एक को हम लोग ले सकते हैं। अगर हमने बी घटक के अकॉर्डिंग इसको लिया है तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जो ए के लिए लिख रहे थे वहां पर बी के लिए लिखेंगे और एक्स बी लिखेंगे कि बी घटक के मोल अंश के समानुपाती होने की वजह से, जो समानुपाती हम लोग एक्स ए के समानुपाती कह रहे थे, अब हम लोग उसका वाष्प दाब जो रहता है एक्स बी के समानुपाती होने की वजह से हम लोग इस तरह से लिखेंगे। इसके लिए भी डेरिवेशन अगर हम लोग करेंगे तो वो के की जगह पर पी बी नोट लिखना पड़ेगा, तो वो इस तरह से बनता है। और अगर हम लोग इन दोनों को जोड़कर लिखें, क्योंकि यहाँ पर दोनों घटक अगर वाष्पशील है तो उन दोनों को अगर हम लोग जोड़कर लिखते हैं, तो जोड़कर लिखने पर जो समीकरण बनेगी वो समीकरण बन जाएगी अपनी पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं विलयन के लिए, तो विलयन के लिए हम लोग लिखेंगे पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और अगर हम लोग कहें एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो एक्स बी के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग लिखें तो 1 माइनस, या एक्स ए के रेस्पेक्ट में लिखें तो 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। दोनों में से किसी एक के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अगर एक्स ए की जगह पर लिखेंगे हम लोग तो पी नॉट ए, और एक्स ए की जगह लिख देंगे 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और इसको सोल्व करेंगे तो पी एस इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और इसको आगे पीछे करके हम लोग इस समीकरण में यू चेंजेस कर सकते हैं, पी नॉट ए और एक्स, इस पद को आगे लिखते हुए प्लस पी नॉट बी, और इसमें कॉमन हम लोग लेंगे माइनस पी नॉट ए एक्स बी। तो ये यहाँ पर एक ये समीकरण रहता है। इस समीकरण से न्यूमेरिकल्स जो है वो पूछे जाते हैं, तो हम लोगों को एक कारक इस तरह से इसको लिखना रहेगा, सॉल्व इसको करना रहेगा। ये करना रहेगा वाष्पशील द्रवों के लिए, कि वाष्पशील द्रव के लिए राउल्ट का नियम, दोनों घटक अगर वाष्पशील रहते हैं तो उसके लिए राउल्ट का नियम इस प्रकार से बनता है। और अगर दूसरी बात करें कि एक घटक ही रहता है, एक ही घटक अगर यहाँ पर वाष्पशील है, तो वाष्पशील जो घटक है अगर हम लोग उसको विलायक मान लेते हैं, तो विलायक के लिए एक घटक जिसको हमने वाष्पशील माना है वो है विलायक, और अवाष्पशील क्या है, विलेय। तो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब अगर हम लोग कहते हैं तो उस विलयन का वाष्प दाब पीएस जो रहता है, उस विलयन का वाष्प दाब शुद्ध स्थिति में जो विलायक होता है उस विलायक के वाष्प दाब और उसी के मोल अंश, अगर हम लोग विलायक को यहाँ पर पी एक्स, विलयन का वाष्प दाब पी एस समानुपाती मोल अंश, यहाँ पर मोल अंश रहेगा विलायक के मोल अंश के समानुपाती होगा, क्योंकि विलायक को हम लोग यहाँ पर मान रहे हैं कि विलायक कैसा है, वाष्पशील है, वाष्पशील। तो जो पदार्थ वाष्प बनेगा, वाष्पशील का मतलब वाष्प बनेगा, तो जो वाष्प बनेगा उसी का तो दाब लगेगा। इसलिए जो टोटल विलयन का वाष्प दाब रहता है वह विलायक के मोल अंश के समानुपाती हम लोग इसको लिखेंगे। और क्योंकि विलेय जो रहता है इसके अंदर, ये विलेय रहता है इसके अंदर, वह है अवाष्पशील। तो अवाष्पशील होने की वजह से हम लोग इसको विलेय की मात्रा को हम लोग यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे। पी एस इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स
जो ये विलायक के लिए लिख रहे हैं, अगर हम लोग बी मान रहे हैं विलायक को, तो यहाँ पर भी हम लोगों को बी लिखना पड़ेगा। पी नॉट बी एक्स बी के रूप में इसको लिखा जाता है। तो विलयन का वाष्प दाब जो रहता है वह अगर एक घटक वाष्पशील रहता है तो इस तरह से लिखते हैं, और अगर दोनों घटक रहते हैं तो हम लोगों को वाष्प दाब जो रहता है दोनों के वाष्प दाबों के योग के बराबर लिखना पड़ता है। इससे रिलेटेड जो फर्स्ट वाला जो कंडीशन है, इससे रिलेटेड अगर हम लोग राउल्ट के नियम को और देखें कि उसको ग्राफी निरूपण करते हैं, तो ग्राफी निरूपण करने पर इसकी कंडीशन इस तरह से हम लोग लगा रहे हैं कि इधर की साइड पर हमारे पास प्रेशर है, ये प्रेशर, और इधर की साइड मोल अंश है। एक्स ए का अगर हम लोग मोल अंश 1 मान लेते हैं, और इस जगह पर अगर एक्स ए का मोल अंश 1 मान लेते हैं, और इधर की साइड पर बी का मोल अंश 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर एक्स बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि माना कि शुद्ध अवस्था में विलायक या विलय के लिए अगर हम लोग कोई वाष्प दाब मानते हैं यहाँ पर विलय के लिए, तो पी नॉट ए जो मैक्सिमम रहता है, और वह मैक्सिमम अगर रह रहा है तो वह ए के लिए रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में बी का मान बिल्कुल 0 है। तो यहाँ पर ए का मान 1, यहाँ पर ए का मान 0। अब ये 0 से 1 हुआ तो इसका मतलब इसका मान धीरे 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 इधर की साइड पर बढ़ा। वाष्प दाब इधर से इधर की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। किसके लिए बढ़ रहा है? ये एक घटक के लिए बढ़ रहा है, क्योंकि इधर की साइड पर एक घटक 0 है और इधर की साइड पर एक घटक मैक्सिमम है, क्योंकि इस समय बी 0 हो जाएगा। और इधर की साइड पर बी 0 के लिए बात करेंगे तो वह इधर की साइड पर जाने पर अपनी उच्चतम स्थिति पर पहुंच जाएगा पी नॉट। और इन दोनों को अगर हम लोग जोड़कर करते हैं कि विलयन का वाष्प दाब कितना होगा, तो ये विलयन का वाष्प दाब पी एस सोल्यूशन के लिए इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी ए प्लस पी बी, जो दोनों का विलय और विलायक के वाष्प दाब के योग के बराबर रहता है टोटल सॉल्यूशन के लिए। तो इस तरह से हम लोग इसका ग्राफ बना सकते हैं। ये ग्राफ राउल्ट के नियम का ग्राफ रहता है, जो दोनों विलयन दोनों पदार्थ अगर वाष्पशील रहते हैं तो उसके लिए दर्शाया गया है, जिसको हम लोग राउल्ट के नियम, और इसी नियम से तुलना करने के आधार पर हमारे पास में 2 विलयन बनते हैं, तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन बनते हैं। तो ये राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के नियम का साथ अपने पास में ये निकलता है कि यदि दो तरह से राउल्ट का नियम जो दिया गया है कि यदि दोनों घटक वाष्पशील होते हैं तो दोनों घटकों की वाष्पशील होने पर दोनों घटकों के वाष्प दाब के योग के बराबर, जैसा कि गैसों के लिए डाल्टन का नियम हम लोग पढ़ते हैं, उससे संबंधित है हो गए। और उसके लिए प्रत्येक घटक जो रहता है उसका वाष्प दाब उसी घटक के मोल अंश के समानुपाती रहता है। तो एक घटक अगर हमने ए लिया तो उसके लिए एक्स ए उसके समानुपाती, और उसको अगर हम लोग सोल्व करें तो पी नॉट ए। और अगर हम लोग बी घटक लेते हैं तो बी घटक के लिए उसका जो रहता है वाष्प दाब, दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो वो विलयन का वाष्प दाब निकल जाएगा। डाल्टन के नियम जैसा कि गैसीय नियम समीकरण में हम लोग पढ़ते हैं, और वहां पर जो टोटल वाष्प दाब निकलता है वह वाष्प दाब निकलता है पी एस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, इसका हमने ग्राफ निर्धारित किया था। एक बार और थोड़ा सा मैं इसके ग्राफ के बारे में समझा देता हूँ कि ग्राफ किस तरह से हमने प्लॉट किया था, और इसके ग्राफ के लिए एक्स ए और एक्स बी यहाँ पर 1 है और एक्स ए यहाँ पर 1 है, और इसका जो हमें ग्राफ मिला था वो ग्राफ इस तरह से मिला था, और ये सीधा सा ग्राफ था विलयन के लिए पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी। तो ये विलयन के लिए हमारा दोनों घटकों के लिए वाष्प दाब, यदि दोनों घटक जो रहते हैं वो वाष्पशील रहते हैं। और अब हमारे पास में दूसरी कंडीशन आती है कि यदि एक घटक वाष्पशील है तो एक घटक वाष्पशील है तो दूसरे घटक का जो वाष्प दाब रहता है, क्योंकि दूसरा घटक वाष्पशील है तो टोटल विलयन का जो वाष्प दाब बनता है, ये जो विलयन है, सपोज हमने ये विलय लिया है, इसके अंदर एक तो विलय है, एक विलय, ये विलय कैसा हो गया अवाष्पशील। अगर ये अवाष्पशील विलय है तो इस टोटल विलयन का वाष्प दाब जो रहता है वह विलायक के ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि विलायक कैसे इसके अंदर, विलायक इसके अंदर वाष्पशील है। तो विलायक अगर वाष्पशील रहता है तो टोटल वाष्प बनेगी वो वाष्प सिर्फ विलायक की ही बनेगी, विलय की वाष्प नहीं बन रही। इसलिए टोटल जो दाब लगेगा वो दाब भी विलायक के द्वारा ही लगेगा। इसलिए इसके लिए लिखा जाता है कि अवाष्पशील विलय का वाष्प दाब, उसमें विलायक
के मोल अंश के समानुपाती होता है। और उसको अगर हम लोग लिखे तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल अंश के समानुपाती विलयन के रूप में अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये इसका गणितीय रूप बनता है। इसके बाद में इसकी सीमाएं, जिस तरह से राउल के नियम के अंदर हम लोग देख रहे हैं, और जो इससे पहले हमने टॉपिक हेनरी के नियम के लिए पढ़ा था कि तनु विलयनों के लिए ये नियम लागू होता है, और विलय और विलाय के बीच में अन्योन्य क्रिया नहीं होनी चाहिए, न तो वियोजन होना चाहिए न संगुणन होना चाहिए, क्योंकि वियोजन होने पर अणु ज्यादा टूट जाएंगे और उनका अलग से वाष्प दाब निकलने लगेगा, और अगर संगुणन हो जाता है तो अणु आपस में जुड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में उसके वाष्प दाब में कमी हो जाएगी। तो इस तरह से वाष्प दाब की जो मात्रा रहती है, ये दो इसके साथ में दो हम लोगों को याद रखना पड़ता है, और ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करना रहेगा। थैंक यू।